ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। बताएंगे कि क्या नीट एग्जाम के माध्यम से हमारे देश के गरीब तबके के स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। क्या इस एग्जाम्स की वजह से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। डोनेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी मनमानी पर भी रोक लगनी चाहिए और फीस का स्ट्रक्चर रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लोग गरीब तबके के हैं जो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते उनके लिए भी फीस में डिस्काउंट होना चाहिए या उनकी फीस कम होनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम जन की बात का। और जन की बात में आज हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करेंगे। आज नीट एग्जाम्स की बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि क्या नीट एग्जाम के माध्यम से हमारे देश के गरीब तबके के स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। क्या इस एग्जाम्स की वजह से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम हर पहलू पर करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको ये भी बताएंगे कि देश में नीट एग्जाम्स को लेकर के क्या इसकी दशा है और क्या इसकी दिशा है। नीट एग्जाम्स को लेकर क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, इन सब पर करेंगे बात। तो आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि नीट एग्जाम है क्या। नीट एग्जाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। 2015-16 के आसपास से इसे लागू किया गया। केंद्र सरकार ने इसे लागू किया गया और इसमें कहा क्या गया, दरअसल इसमें यह कहा गया है कि उससे पहले जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाएं कराती थी, राज्य सरकार खुद भी कराती थी। AIPEMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी हुआ करता था। ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते थे। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि वन नेशन वन एग्जाम फॉर मेडिकल करियर, ये बात कही गई। लेकिन इसमें क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। क्यों तमिलनाडु की सरकार अपने विधानसभा में एक अलग से विधेयक लेके आती है। क्यों तमिलनाडु की सरकार ने एक अलग से कमेटी बनाई है और वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। और ये कहा गया है कि उस कमेटी का नाम है राजन कमेटी। उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए, हमारे देश में 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है और ऊपर से ये कोरोना काल है। डॉक्टरों की कमी का खामियाजा हमारे देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार भले ही ये कहे, यूपी में चुनाव है तो ये बात कही जा रही है कि यूपी के अगर 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स खोलने का लक्ष्य है। और ये अच्छी बात है कि सरकार मेडिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका क्या होना चाहिए। तो इसी पर हमारे देश में लगभग इस समय 58 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है, जहां पर MBBS, BDS ऐसे बहुत से मेडिकल के कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर। और इसके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि एक नेशनल लेवल पर होता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कराती है। और यहाँ पर हाई कोर्ट में जो मामला गया, मैं बात कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में इसको लेकर के ज़्यादा
विरोध होता है। वहाँ के कई छात्र हैं जो सुसाइड तक कर चुके हैं। हालाँकि कहा यह जाता है कि उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी या जो नया पैटर्न केंद्र सरकार ने क शुरू किया है, ये उनकी समझ से बाहर था। ये सारे प्रेशर थे उन स्टूडेंट्स के मन में जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। तो यहाँ पर नीट लाया क्यों गया था? इसके पीछे का मकसद क्या था? इसके पीछे का मकसद ये था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो एडमिशन के समय काफ़ी उसमें धांधली होती है और एक डोनेशन के नाम पर भी एडमिशन होता है। तो ऐसे में जो बड़े घरों के लोग हैं, जो हाई सोसाइटी क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो अपने बच्चों के एडमिशन आसानी से करा सकते थे। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका इससे नुकसान होता था। तो इसके लिए तमिलनाडु में क्या किया गया, तमिलनाडु की सरकार ने एक आयोग बनाया, एक कमेटी बनाई और वो कमेटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस ए.के. राजन, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। इसके बाद इस कमेटी ने लगभग 85,000 यानी 85,000 से ज़्यादा लोगों पर अध्ययन किया। ये उनका सैंपल साइज़ था और इसके बाद जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं, इस कमेटी की जो सिफ़ारिशें हैं, इसमें ये कहा गया कि दरअसल नीट का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। और ये पूरी की पूरी जो नीति है, ये भेदभावपूर्ण नीति है और इसकी वजह से राज्यों के अधिकार कम हो रहे हैं और गरीब तबके से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके उनको एक डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ा जा रहा है। तो मुख्य जो इसकी बातें कही गई हैं, मैं उस पे आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि तमिलनाडु में ख़ास तौर पर कि मेडिकल कॉलेजों में सिलेक्शन बहुत घट गया है। 2015 और 16 से पहले तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर लगभग 65% जो एडमिशन होते थे, वो तमिलनाडु के रूरल एरियाज़ से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके होते थे। जबकि नीट आ जाने के बाद ये संख्या घट कर के लगभग 48% रह गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नीट का सिलेबस है वो सीबीएसई पर फोकस करता है। सीबीएसई बोर्ड के जो 12वीं का उनका सिलेबस है उस पर फोकस करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए एक ये कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। दूसरा इसमें ये कहा गया कि ये एक राज्य के आंकड़े हैं। देखिए, आपको ध्यान देना ये है कि नीट सारे राज्यों में होता है। देश भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें एडमिशन का एक तरीका है। तो बाकी राज्यों को क्या परेशानी है या क्या परेशानी नहीं है, इस पर भी विचार-विमर्श होना चाहिए। बाकी राज्यों को भी ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जब इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, तो तमिलनाडु में हुआ क्या? तमिलनाडु की सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और इसके बाद अपने विधानसभा में एक नया कानून बनाया जिसका नाम दिया तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स एडमिशन एक्ट। अब ये पास तो हो गया है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि ये समवर्ती सूची है एजुकेशन हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में, तो उसमें केंद्र सरकार का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो नीट एग्ज़ाम एक अच्छे मकसद से लाया गया था, ठीक है? लेकिन उसमें राज्यों को क्या विश्वास में नहीं लिया गया? क्या जो स्टूडेंट्स मेडिकल्स की तैयारी करते हैं या जो कोचिंग लोग चलाते हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े विद्वान हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े लोग हैं, इन सबको एक साथ नहीं लाया गया, एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लाया गया, इनसे मिलकर डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि मामला कोर्ट में भी पहुँचा है। और जो मेडिकल काउंसिल का वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा कि मेडिकल एडमिशन में जो कैपिटेशन फीस है, यानी डोनेशन अगर सीधे शब्दों में कहें, ये बहुत ज़्यादा है और हर एक मेडिकल कॉलेज अपने हिसाब से ऐसे छात्रों का, उनके परिवार वालों का शोषण करता है। तो इसलिए नीट की शुरुआत की जाए। वहीं दूसरी तरफ कोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हमारे देश में चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कोचिंग का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत सी कोचिंग रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। कोटा और कानपुर तो इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने के नाम पर बहुत से पैसा कमाते हैं। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल कोचिंग पर भी लगाम लगनी चाहिए, उन पर भी कुछ न कुछ नियम कानून, कुछ न कुछ गाइडलाइंस फॉलो होना चाहिए। मैं सिर्फ नीट पर रहता हूँ कि नीट का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा चर्चित है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को हो रहा है। 18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे, उन्होंने एक इस फैसले को पलट दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में
जो एजुकेशन का लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक स्टेट में अपनी एजुकेशन का एक व्यवस्था है और उनका जो मीडियम है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का भी मीडियम है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो नीट का जो एग्जाम है वो बेसिकली जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, जो बड़े शहरों से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर ज्यादा फोकस करता है, उनको ज्यादा अधिकार देता है। तो ऐसे में तो फिर यही हो जाएगा कि जो गरीब घर का लोग है, जो एक साधारण से छोटे से कस्बे से रहने वाला एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका सपना है डॉक्टर बनना, वो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, इनका समाधान करना बेहद जरूरी है। तो इसमें ये क्या होगा कि क्या अगर केंद्र सरकार, हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है, विविधता में एकता है, ये हमारे देश की ताकत है, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि अगर सरकार ये चाहे कि ये पूरे देश में एक ही जैसा नियम कानून होगा तो इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नीट के संदर्भ में बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसमें स्टेट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टेट्स की जो राइट्स हैं वो कम होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फायदा ये है कि मेरिट लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी रहती है, ऐसा सरकार का दावा है। कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है ये अपने आप में जांच का विषय है। इसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो समवर्ती सूची में है। मैंने आपको पहले बताया, समवर्ती सूची का अर्थ ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को ही बराबर के अधिकार हैं। तो आखिरकार इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, समस्या का समाधान मेरे नजरिए से सिर्फ इतना है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन हो, और केंद्र सरकार के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको फंड करती है, वहां पर एडमिशन के लिए नीट ही का आधार हो, और वहां पर एडमिशन की जो प्रोसेस है उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाए, उस मेरिट लिस्ट में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के मार्क्स 50% ऐड किए जाएं, और 50% नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके मार्क्स ऐड किए जाएं, और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाए। मेरिट लिस्ट बनाते समय जो वर्तमान में हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है उसको फॉलो किया जाए। यही सेम कार्य, यही काम राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी अधिकार देना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा जितने भी मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, और जिस राज्य में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर एंट्रेंस राज्य सरकार अपने लेवल पर सीट कराए, नीट की तर्ज पर सीट, सीट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। और वहां पर संबंधित जो राज्य सरकार है, जो राज्य बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड है, उस बोर्ड में 12वीं में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उसके 50% रखे जाएं, और 50% सीट एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो रखे जाएं। उन दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट बनाई जाए, और इसका एग्जाम कैलेंडर पहले से ही बिल्कुल साफ साफ तौर पर स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराने के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो। आप देखते होंगे अक्सर ये खबरें आती हैं कि पेपर आउट कर दिए गए, या मेडिकल माफिया है, डमी स्टूडेंट को बैठाल के एग्जाम दिलाया जा रहा है। पैसे बहुत चलते हैं, पैसे लेकर के लोग जो है पूरा इस जो घपला है, घोटाला है, इसको अंजाम देते हैं। इसको रोकना भी बेहद जरूरी है। तो पहला पॉइंट, स्टेट लेवल, अपने स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट कराए, ऐसे नेशनल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कराए, और इनके दायरे में जो जो मेडिकल कॉलेज आते हैं वहां पर एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, और यहाँ पर फीस को लेकर के एक सख्त नियम हो। राज्य सरकारें जो फीस डिसाइड कर दें अपने राज्य में आने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो डिसाइड करे, उसी के अनुसार ही फीस होना चाहिए। किसी तरह का डोनेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी मनमानी पर भी रोक लगनी चाहिए, और फीस का स्ट्रक्चर रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लोग गरीब तबके के हैं, जो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी फीस में डिस्काउंट होना चाहिए, या उनकी फीस कम होनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ये मेरा नजरिया कहता है। इस तरीके से हम नीट से जुड़े सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, नीट समस्या से जुड़ी हुई समस्या का समाधान क्या है? आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।